हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसके टॉप एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के सामने। आप लोगों को वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और वो एमसीक्यूज कौन से टॉपिक के होंगे? वो एमसीक्यूज होंगे सिलेबस के हिसाब से। यूनिट नंबर 24 है, 24 नंबर का जो यूनिट है, मानचित्र प्रकार, मापनी, दूरी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण व सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग। इसके हम टॉप एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की कल, उसमें हम लोग मॉडल पेपर के जैसे जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनका एक सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन बताना है हमें? असत्य कथन बताना है, ठीक है। ठीक है, तो पहला कथन है आप लोगों के सामने कि मानचित्र त्रिविम पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है। मानचित्र त्रिविम पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है। पृथ्वी कैसी है अपनी? 3D रूप में है। किस रूप में है? 3D रूप में है। और मानचित्र क्या है? इस 3D का ही 2D रूप है। इसका मतलब द्विविम है। और कौन सा रूप होता है मानचित्र? 2D मतलब द्विविम होता है। इसका मतलब ये सही है। दूसरा है, मानचित्र को मापनी एवं प्रक्षेप के बिना बनाया जा सकता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है पहले का, कि जो मानचित्र है उसे बनाने में ना ही तो मापने की आवश्यकता होती है और ना ही किसी प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। तो क्या ये बात सही है? ना, ये बात गलत है। क्योंकि कोई भी मानचित्र बनाने के लिए मापने की आवश्यकता भी पड़ती है और प्रक्षेप की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी हो गया वो आप लोगों का असत्य हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए पहले का जो राइट आंसर क्या हो गया? वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लोब एक त्रिविम आकृति है। ग्लोब क्या है? एक 3D आकृति है। याद रखिएगा, मानचित्र होता है 2D और ग्लोब होता है 3D। मानचित्र होता है 2D और ग्लोब होता है 3D। जो आप सिंपल मानचित्र देखते हो वो 2D होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 है, बिना मापनी के खींची गई रेखाएं या बहुभुज रेखा चित्र कहलाता है। चलते ही हमने क्या बना दी? ऐसे रेखा खींच दी। तो क्या हम इसे मानचित्र बना सकते हैं? क्या इसे मानचित्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये केवल एक रेखा चित्र है जिसकी ना तो कोई मापनी है और ना ही कोई प्रक्षेप है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 3 ऑप्शन आप लोगों के सत्य हो गए। कौन कौन से? ए, सी और डी। और बाकी जो ऑप्शन बी है वो असत्य हो गया, इसीलिए आंसर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक एवं सामान्य प्रदर्शन क्या कहलाता है? मापनी से, कोई भी मापनी ली है अपन लोगों ने और पृथ्वी है या पृथ्वी का कोई भी भाग है जिसका संकेतात्मक प्रतीकात्मक हमने क्या लिया है? एक आयाम तैयार किया है। और उस आयाम को क्या बोलते हैं? जो प्रदर्शित किया है, जो प्रदर्शन किया है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखिए, मानचित्र क्रम, मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र या रेखाचित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो परिभाषा है वो किस चीज की है? मानचित्र की है। कि किसी मापनी से लघुकृत, जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई भी बड़ा भाग है, उसे हमने एक मापनी लेकर के उसे लघुकृत कर लिया। हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक एवं सामान्य प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब इसमें देखिए एक चीज दे रखी है, मानचित्र क्रम। मानचित्र क्रम, ये मानचित्र क्रम होता क्या है? तो मानचित्र क्रम देखिए कि किसी देश या क्षेत्र के लिए समय मापनी, समान मापनी, प्रकार तथा विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह है। कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है, उसकी क्या यूज की गई है? समान मापनी यूज की गई है। समान मापनी की यूज की गई है, ठीक है। इसके अलावा समान प्रकार यूज किया गया है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो समान विशिष्टताएं हैं
वो उपयोग में लिए गए हैं। और ऐसे ही कई मानचित्रों का एक समूह है, क्या कहलाता है? मानचित्र क्रम कहलाता है। समान मापनी प्रक्रम प्रकार या विशिष्टता पर बनाए गए मानचित्रों का एक समूह है, क्या कहलाता है? मानचित्र क्रम कहलाता है। आ रही है बात समझ में? अब एक चीज दे रखी है इसमें कि रेखा चित्र क्या होता है, तो ठीक है, रेखा चित्र क्या हो गया? रेखा चित्र होता है बिना किसी मापनी के खींचा गया चित्र या डायग्राम, क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। इसमें दे रखा है मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप होता क्या है? हाँ भाई, ये मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है? तो मानचित्र प्रक्षेप देखिए आप लोग कि गोलाकार सतह, कोई भी सतह क्या है? गोलाकार सतह है। उस गोलाकार सतह को समतल सतह में परिवर्तित करना या जो प्रदर्शित करते हैं, समतल सतह में प्रदर्शित करना या परिवर्तित करना, प्रदर्शित करना या करने की प्रणाली ही क्या कहलाती है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाती है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो दूसरे का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोगों के सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य प्रक्रम नहीं है? अब मानचित्र के अनिवार्य प्रक्रमों की बात करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शंस तो दे रखे हैं कि मानचित्र के लिए ये प्रक्रम अनिवार्य है ही है, ये तो होने ही चाहिए मानचित्र निर्माण के लिए। लेकिन एक प्रक्रम ऐसा दे रखा है जो मानचित्र प्रक्रम में आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग, पहला है मानचित्र मापनी, किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए मापनी की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा है मानचित्र प्रक्षेप, तो प्रक्षेप भी आवश्यकता होता है। तीसरा है मानचित्र व्यापकीकरण, ये व्यापकीकरण भी आवश्यकता है। होता क्या है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा जो मानचित्र आकृति होती है, मानचित्र आकृति, ये कोई अनिवार्य प्रक्रम नहीं है, ये कोई प्रक्रम नहीं है मानचित्र बनाने का। इसीलिए जो आप लोगों का तीसरे का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो आप लोगों का सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिएगा यार, निम्नलिखित में से कौन से मानचित्र के लिए अनिवार्य प्रक्रम आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा अनिवार्य प्रक्रम है जिसमें आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध किया जाता है, लाइन टू लाइन जचाया जाता है। ठीक है, जचा करके करते हैं, योजनाबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, कौन सा प्रक्रम है, कौन सा अनिवार्य प्रक्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के सामने मानचित्र अभिकल्पना। अभिकल्पना, ये जो मानचित्र अभिकल्पना है ये आवश्यक है, ये अनिवार्य प्रक्रमों में गिनती में आता है। और ये किस रूप में आता है? ये आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध तरीके से जचाने के लिए यूज किया जाता है। उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? जैसे उचित संकेतों का चयन, उचित संकेतों का चयन। ठीक है, इसके अलावा उसमें शामिल हो गया आप लोगों में उनके आकार व प्रकार, संकेतों का आकार व प्रकार हो गया। ठीक है, इसके अलावा लिखावट का तरीका क्या होता है, लिखावट का तरीका क्या होता है। इसके अलावा संकेतों का चयन, संकेतकों का चयन किस प्रकार किया जाता है। ये सारी योजनाएं किस में आ गई? मानचित्र अभिकल्पना में आती है। आ गई बात समझ में? अब देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आप लोगों के सामने मानचित्र व्यापकीकरण। अब मानचित्र व्यापकीकरण होता क्या है कि मानचित्र हम बना रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं, कोई एक उद्देश्य होगा हमारा, और उस उद्देश्य के साथ निश्चित मानचित्र बनाया गया। निश्चित कोई भी उद्देश्य हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया कि हमें मृदा का मानचित्र बनाना है, या फिर हमें परिवहन व्यवस्था का मानचित्र बनाना है, या फिर हम ले लिए किसी जो वन क्षेत्र है उसका मानचित्र बनाना है। तो एक निश्चित उद्देश्य के साथ
हम क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं और उसी चीज़ को बोलते हैं मानचित्र व्यापकीकरण। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मानचित्र व्यापकीकरण। मानचित्र व्यापकीकरण होता है निश्चित उद्देश्य के साथ बनाना, ठीक है। तो मानचित्र प्रक्रम में अनिवार्य प्रक्रम ये भी है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम चाहे जो बस बैठ गए और मानचित्र बनाने लगे, किसी भी चीज़ का मानचित्र ना, कोई उद्देश्य ज़रूर होता है कि हम ये मानचित्र क्यों बना रहे हैं, ठीक है। या तो हमें कोविड-19 के पेशेंट्स दिखाना है, या हमें कोविड-19 से रिलेटेड जो मृत्यु हुई है वो दिखानी है, या फिर कुछ और दिखाना है, तो एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसे ही बोलते हैं मानचित्र व्यापकीकरण। अभी कल्पना हो गया कि जो आलेख है, आलेख की विशिष्टताएं हैं, संकेत है, आकार है, उनका प्रकार है, उनको योजनाबद्ध किया जाता है किसमें, मानचित्र अभिकल्पना में। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र निर्माण एवं पुनरुत्पादन। पुराने समय में क्या किया जाता था, मानचित्र बनाया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में उन मानचित्रों में संशोधन करके उनका पुनरुत्पादन किया जा रहा है। तो मानचित्र प्रक्रम में ये भी एक अनिवार्य प्रक्रम है। वर्तमान में जो पुनरुत्पादन किया जा रहा है वो कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये मानचित्र निर्माण में अनिवार्य प्रक्रम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये मैंने बता दिया कि ये होता क्या है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अब मानचित्र मापनी आप लोग जानते हो कि मानचित्र मापनी होती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 नंबर देखिए कि विश्व का सबसे पुराना मानचित्र कितने वर्ष पुराना है। विश्व का सबसे पुराना मानचित्र, सबसे पुराना मानचित्र कितने वर्ष पुराना है, ये पूछा गया है आप लोगों को। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो विश्व का पुराना मानचित्र मिला है सबसे पुराना, वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिला है, ठीक है। और ये एक चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना, टिकिया पर बना हुआ है, चिकनी मिट्टी की टिकिया पर, ठीक है, चिकनी मिट्टी की टिकिया पर बना हुआ है, मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसका जो काल है वो लगभग कितने वर्ष पुराना है, ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व का है। ये 2500 ईसा वर्ष पूर्व का है ये मानचित्र, जो विश्व का सबसे पुराना मानचित्र कहाँ से मिला है, मेसोपोटामिया से मिला है, चिकनी मिट्टी की टिकिया पर बना हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखते हैं कि आधुनिक मानचित्रण कब किया गया। तो आधुनिक मानचित्रण का जो नींव है वो अरब व ग्रीक भूगोलवेताओं ने डाली थी, जो यूनानी है, सॉरी ग्रीक नहीं, यूनानी भूगोलवेता है, उन्होंने आधुनिक मानचित्र कला की नींव डाली है। आधुनिक मानचित्र कला का जनक अरब व यूनानी भूगोलवेताओं को माना जाता है, और विश्व का सबसे पुराना मानचित्र मेसोपोटामिया से मिला है, 2500 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है, ठीक है। चिकनी मिट्टी की टिकिया बना हुआ है। छठवें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन विद्वानों ने पूरे विश्व को कितने द्वीपों में बांटा था। जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने पूरे विश्व को कितने द्वीपों में विभाजित किया था। तो प्राचीन विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया था। कितने द्वीपों में, 7 द्वीपों में। अब वो 7 द्वीप कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए आप लोग। जम्बू द्वीप हो गया, कौन कौन से हो गए, जम्बू द्वीप हो गया, शक द्वीप हो गया, शक द्वीप, इसके अलावा पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप, चौथा है शाल्मली द्वीप, शाल्मली द्वीप, पांचवा है प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष, प्लक्ष है ना, ये प्लक्ष ये है, प्लक्ष द्वीप, ठीक है। छठवा है अपना क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप, और 7वां हो गया आप लोगों के सामने कुश द्वीप, कुश द्वीप। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कि अपना जो भारत देश है वो इन 7 द्वीपों में से कौन से द्वीप में आता है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इनमें।
ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्राचीन विद्वानों ने विश्व को कितने द्वीपों में बांटा था? 7 द्वीपों में बांटा था। कौन कौन से? जम्बू द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाल्मली द्वीप, प्लक्ष द्वीप, क्रॉन्च द्वीप और कुश द्वीप। तो छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 छठवें का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? किसकी? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में 1767 में। कब हुई थी? 1767 में हुई थी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? 1767 में हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी, मुख्यालय है देहरादून में। इसने पहली बार 1785 में पहली बार हिंदुस्तान का मानचित्र बनाया था। हिंदुस्तान का मानचित्र 1785 में पहली बार बनाया था। ठीक आ रही है बात समझ में? किसने? सर्वे ऑफ इंडिया ने। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1767 देहरादून, 1785 हिंदुस्तान का मानचित्र बनाया था। ठीक है, ये संस्था क्या करती है? विभिन्न मापनियों पर, ये संस्था क्या करती है? विभिन्न मापनियों पर देश के मानचित्र बनाती है। देश का मानचित्र बनाती है। देश का मानचित्र बनाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, पूरे देश का मानचित्र बनाती है विभिन्न मापनियों के आधार पर। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में? 7वें का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 1767, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थापना 1767 में की गई, मुख्यालय है देहरादून में। पहली बार 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनाया, विभिन्न मापनियों पर यह देश का मानचित्र बनाती है। इसकी स्थापना के जो फाउंडर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, मापनी के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर पूछा है? मापनी के आधार पर। ठीक है, मापनी के आधार पर मानचित्र होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वृहद मापनी मानचित्र। वृहद मापनी मानचित्र। और दूसरा जो होता है वो होता है लघु मापनी मानचित्र। लघु मापनी मानचित्र। ठीक है, एक होता है वृहद मापनी मानचित्र और एक होता है लघु मापनी मानचित्र। अब इन दोनों को भी अलग अलग 2 उपभागों में बांटा जाता है। जो वृहद मापनी मानचित्र है इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, और लघु मापनी जो मानचित्र है उसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक आ रही है बात समझ? वृहद मापनी मानचित्र के 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया कैडेस्ट्रल। कैडेस्ट्रल, ठीक है, या इसे कह सकते हैं भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र। और दूसरा हो गया टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप। ठीक है, टोपोग्राफिक मैप, या इसे कह सकते हैं हम स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र। तो भूसंपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो वृहद मापनी पर निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लघु मापनी पर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, एक तो हो गया वॉल मैप। वॉल मैप यानी कि भित्ति मानचित्र। भित्ति मानचित्र, या इसे दीवारी मानचित्र भी कह सकते हैं। और एक हो गया एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र, या उसे एटलस मानचित्र भी कह सकते हैं, एटलस मैप भी कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो मापनी के आधार पर कितने मानचित्र हो गए? 2 प्रकार के हो गए, वृहद मापनी और लघु मापनी। वृहद मापनी में कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिक, लघु मापनी में वॉल मैप और एटलस मैप। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोगों के सामने।
पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन से मानचित्र का उपयोग कृषिगत भूमि की सीमा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? कौन सी मानचित्र का उपयोग कृषिगत भूमि की सीमा के लिए निर्धारण किया जाता है? तो वो किया जाता है, आप लोगों को याद होगा कि वृहद मापनी पर बने मानचित्र कौन कौन से थे? भूसंपत्ति मानचित्र और टोपोग्राफिक मानचित्र। ठीक है, तो भूसंपत्ति से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कृषि भूमि से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण कौन से मानचित्र में किया जाता है? वो किया जाता है भूसंपत्ति मानचित्र में। भूसंपत्ति मानचित्र में किसमें किया जाता है? भूसंपत्ति मानचित्र में किया जाता है। और ये सरकार द्वारा भूमि कर व लगान वसूली व स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। भूमि कर का रिकॉर्ड रखने के लिए, लगान का रिकॉर्ड रखने के लिए, या स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए सरकार द्वारा स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से में बनाए जाते हैं? भूसंपत्ति मानचित्र बनाया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। सरकार द्वारा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई मोदी जी आएंगे ये बनाने के लिए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें है भूसंपत्ति मानचित्र। इसके अलावा जो टोपोग्राफिक मैप था वो देश के मानचित्र पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो वॉल मैप है वो कक्षा कक्ष के लिए बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो एटलस मैप है वो एटलस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी भूसंपत्ति मानचित्र में देखें, दो प्रकार के जो मापनियां हैं वो यूज़ की जाती हैं। एक तो यूज़ की जाती है गांवों के लिए अलग की जाती है, और नगरों के लिए अलग की जाती है। नगरों के लिए जो मापनी यूज़ की जाती है वो थोड़ी वृहद होती है, गांवों की मापनी की तुलना में वृहद होती है नगरों की मापनी। गांवों की जो मापनी होती है वो 1:4000 के आसपास होती है, जबकि नगरों की जो मापनी होती है वो इससे वृहद होती है, इससे बड़ी होती है, तो वो होती है 1:2000 होती है। मतलब ये हमेशा उल्टे चलते हैं मापनी, जितनी बड़ी मापनी उतना छोटा एरिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जो नगरों की मापनी होती है वो गांवों की मापनी के जो गांवों की मापनी से बड़ी होती है। ठीक, आ रही है बात समझ में? तो 9वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सी मानचित्र मापनी भित्ति मानचित्र को दर्शाती है? तो भित्ति मानचित्र को दर्शाने वाली मापनी कौन सी है? तो इसमें जो देखो आप लोग, सबसे बड़ी मापनी कौन सी है? जो सबसे बड़ी मापनी होगी, जो सबसे वृहद मापनी होगी, वही भित्ति मानचित्र को दर्शाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1:2000। तो ये इसमें इस ऑप्शंस में क्या है? ये सबसे बड़ी मापनी है। ऑप्शन में ये क्या है? सबसे बड़ी मापनी है। और बाकी जो मापनियां हैं 1:2,50,000, 1:4,00,000, 1:15,00,000, ये जितनी भी मापनियां हैं ये सारी छोटी मापनियां हैं। तो सबसे बड़ी मापनी ढूंढनी हमें, क्यों? क्योंकि वृहद मापनी पर आधारित मानचित्र ही है भित्ति मानचित्र। नहीं यार, ये नहीं, मैं भित्ति मानचित्र बता रहा हूँ ना, सॉरी माफ कीजिएगा, भूसंपत्ति मानचित्र बना दिया मैंने। भूसंपत्ति, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये भूसंपत्ति था और ये भित्ति मानचित्र है। कौन सा पूछ रहा है? भित्ति मानचित्र। तो यहाँ पर वॉल मैप होता तो समझ में आ जाता। ठीक है, भित्ति मानचित्र है। ठीक है, तो भित्ति मानचित्र आप लोगों को सही, कोई बात नहीं, भूसंपत्ति मानचित्र के बारे में पता चल गया। अब भित्ति मानचित्र देखते हैं। भित्ति मानचित्र वैसे कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का था। पहले नंबर पे सबसे बड़ा कैडेस्ट्रल यानी कि भूसंपत्ति, दूसरा था टोपोग्राफिक, ठीक है, तीसरा था वॉल मैप, और फिर सबसे जो लघु मापनी पर था, सबसे छोटी मापनी पर जो बनाया गया था वो था एटलस मानचित्र। तो भित्ति मानचित्र क्या होगा? इसकी जो मापनी होगी वो भी तीसरे नंबर की होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे बड़ी मापनी है, इसका मतलब ये कैडेस्ट्रल का हो गया। दूसरा है 1:2,50,000, इसका मतलब ये ना तो भूसंपत्ति हुआ और ना ही ये एटलस है। तो ये कौन सा हो सकता है? ये टोपोग्राफिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सी ऑप्शन दे रखा है वो आप लोगों को 2.5 लाख से ज़्यादा दे रखा है।
ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा दे रखा है, 2.5 लाख तक तो टोपोग्राफिक मैप बनाए जाते हैं, ज़्यादा दे रहेगा मतलब वॉल मैप बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो ऑप्शन नंबर डी है वो यूज़ किया जाता है अपन लोगों के लिए एटलस मानचित्र बनाने के लिए। किसके लिए? एटलस मानचित्र बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो 2.5 लाख पर क्या होता है? टोपोग्राफिक मैप बना जाता है। 4 लाख पर बनाया गया है वित्तीय मानचित्र, और बाकी ऑप्शन नंबर डी के अनुसार एटलस हो गया। तो 10वें का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 10वें का जो ऑप्शन नंबर हो गया वो हो गया सी हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और ये जो वॉल मैप होते हैं, ये जो वित्तीय मानचित्र होते हैं, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इनका उपयोग किया जाता है कक्षा कक्ष में व व्याख्यान रूम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भू संपत्ति अलग हो गया, वित्तीय मानचित्र अलग हो गया, एटलस अलग हो गया और टोपोग्राफिक अलग हो गया। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा है आप लोगों के सामने लिखी हुई है 11 नंबर क्वेश्चन की, कि निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। अब ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी, ये आप लोगों को बताना है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोगों ने परिभाषा तो पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा याद रखिएगा, ये दी थी मॉन्क हाउस ने। किसने दी थी? मॉन्क हाउस ने। ये परिभाषा है, तो आप लोगों को 1-2 परिभाषा तो मानचित्र की आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के सामने, इरविन रेंज, इन्होंने भी मानचित्र की परिभाषा दी थी। तो इनके द्वारा दी गई जो परिभाषा थी वो है कि अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र, ध्यान से सुनिएगा, अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया रूढ़ चिन्ह होता है। ऊपर की ओर से देखा गया रूढ़ चिन्ह होता है, ये की पॉइंट याद रखना। ऊपर की ओर से देखा गया रूढ़ चिन्ह होता है जिसमें पहचान के लिए अक्षर लिख दिए जाते हैं। ये एक की पॉइंट है आप लोगों के सामने कि ऊपर से देखा गया रूढ़ चिन्ह है जिसमें अक्षर लिख दिए जाते हैं। इसका मतलब ये परिभाषा किसने दी है? इरविन रेंज ने दी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 11वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉन्क हाउस ने इसकी परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि मानचित्र के उद्देश्य एवं विषय वस्तु के आधार पर मानचित्र का उद्देश्य क्या है वह उसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकार्य के आधार पर मानचित्र का उद्देश्य क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, या फिर उसका प्रकार्य क्या है, उसके आधार पर मानचित्र को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो उद्देश्य एवं विषय वस्तु के आधार पर या फिर प्रकार्य के आधार पर मानचित्र को 2 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। कौन सा हो गया? भौतिक मानचित्र। ठीक है, और दूसरा हो गया सांस्कृतिक मानचित्र। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा सांस्कृतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र में कौन कौन सी मानचित्र शामिल होते हैं? उच्चावच मानचित्र शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मृदा मानचित्र, इसके अलावा भूगर्भीय मानचित्र, इसके अलावा ऑप्शन जलवायु मानचित्र हो गया, ई है। इसके अलावा अपवाह मानचित्र भी भौतिक मानचित्र की गिनती में आता है। इसके अलावा वनस्पति मानचित्र, ये सभी क्या है? भौतिक मानचित्र है।
इन सब का देखो यहाँ पर अलग अलग उद्देश्य है। उच्चावच को दिखाने के उद्देश्य से उच्चावच मानचित्र बनाया जाएगा। मृदा के वर्गीकरण को दिखाने के लिए मृदा मानचित्र बनाया जाएगा। भूगर्भीय विशेषताओं को दर्शाने के लिए भूगर्भीय मानचित्र बनाया जाएगा। जलवायु विभिन्नताओं को दिखाने के लिए जलवायु मानचित्र बनाया जाएगा। ऐसे अलग अलग मानचित्र हैं। और इसका बस वैसे मुख्य तौर पर दो प्रकार के हैं, भौतिक मानचित्र और सांस्कृतिक मानचित्र। अब सांस्कृतिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो मानव द्वारा जो भी चीज़ें निर्मित की गई है आसपास में, जैसे परिवहन हो गया या फिर कृषि हो गई या फिर कोई नगर हो गया, कोई गांव हो गया, ये सभी मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव द्वारा जो बनाया गया है उसे सांस्कृतिक परिदृश्य कहते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक मानचित्र ये तो आ गया। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सांस्कृतिक में? इसमें आता है जनसंख्या मानचित्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक मानचित्र हो गया, इसके अलावा हो गया आर्थिक मानचित्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक मानचित्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा कृषि मानचित्र हो गया, क्योंकि कृषि भी तो अपन लोगों ने स्टार्ट की है, प्राकृतिक रूप से थोड़ा ना वो। इसके अलावा हो गया परिवहन मानचित्र। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सांस्कृतिक मानचित्र है। तो आ रही है बात समझ में? उद्देश्य व विषय वस्तु या प्रकार्य के आधार पर मानचित्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है? दो प्रकारों में, भौतिक मानचित्र और सांस्कृतिक मानचित्र। इसलिए 12वीं का जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है, या कौन सा ऐसा जो है वो मानचित्र और संपूर्ण पृथ्वी के बीच में एक संबंध को दर्शाता है? वो कौन सी चीज है? तो वो चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वो चीज होती है मापनी। क्या होती है? मापनी। ये मापनी क्या करती है? मानचित्र और धरातल इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करती है। कौन करता है? मापनी। मापनी ना हो तो मानचित्र कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये आ गया बात समझ में। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 13वें का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब ये प्लेनीमीटर क्या होता है? प्लेनीमीटर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आप लोगों के सामने, प्लेनीमीटर। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये प्लेनीमीटर क्या होता है? प्लेनीमीटर होता है क्षेत्रफल की गणना करने वाला यंत्र। इससे किसकी गणना की जाती है? क्षेत्रफल की गणना की जाती है। ठीक है, जब प्लेनीमीटर पढ़ेंगे, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, तब मैं बता दूंगा आप लोगों को इसके। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इससे क्षेत्रफल की गणना की जाती है और इस उपकरण में एक छड़ लगी होती है, उस छड़ की गति को मापा जाता है। इस उपकरण में क्या लगी होती है? एक छड़ लगी होती है और उस छड़ की जो गति होती है उस गति को मापा जाता है। ठीक है, वो गति क्या होगी और उससे क्षेत्रफल की गणना की जाएगी, प्लेनीमीटर। अब दे रखा है ऑप्शन नंबर सी देखिए और डी देखिए। सी में है अंश। अंश क्या होता है? मापनी में अंश जो होता है वो हमेशा एक होता है। मापनी में अंश कितना होता है? एक होता है। और हर जो होता है वो कितना भी हो सकता है। अंश प्रदर्शित करता है मानचित्र की दूरी को और हर प्रदर्शित करता है धरातलीय दूरी को। ठीक है, इन दोनों के मध्य का अनुपात ही मापनी कहलाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 13वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन सा माप की मेट्रिक प्रणाली में नहीं आता है? माप की दो प्रणालियां हैं, ब्रिटिश प्रणाली या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश प्रणाली, या फिर दूसरी जो है वो है मेट्रिक प्रणाली। तो अब इसमें से आप लोगों को देख करके बताना है कि कौन सी प्रणाली इसमें मीट्रिक है और कौन सी प्रणाली इंग्लिश है। तो मेट्रिक जो प्रणाली होती है वो देखिए आप लोगों के सामने, किलोमीटर होती है एक तो, ठीक है, मीटर होती है और सेंटीमीटर होती है। ये मेट्रिक प्रणाली होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इंग्लिश प्रणाली होती है वो अलग होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है मील हो गई। ठीक है, ये इंग्लिश है और ये मेट्रिक हो गई। ठीक है, मील हो गई
फरलांग हो गई, ठीक है। इसके अलावा होती है यार्ड, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक प्रणाली अलग होती है और इंग्लिश प्रणाली अलग। इंग्लिश प्रणाली में मील, फरलांग, गज और फुट होती है। इसके अलावा एक और होती है इंच, ठीक है। और मैट्रिक में किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और किलोमीटर कितने होते हैं? वो होते हैं 0.10 किलोमीटर, 0.10 किलोमीटर या 0.1 किलोमीटर होते हैं। सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर होते हैं। इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? वो 10 mm होते हैं, मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब ऐसे ही मील में जो अब अपन देखेंगे तो मील में 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग होते हैं। इसके अलावा 63,360 इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। एक फरलांग में गज कितनी होती है? तो वो होती है 220 यार्ड या फिर गज, 220 यार्ड या फिर गज। 1 यार्ड या 1 गज में फुट कितने होते हैं? वो होते हैं 3 फुट, 3 फुट होते हैं, ठीक है। तो 1 फुट में कितनी इंच होती है? 1 फुट में इंच होती है 12 इंच। आ रही है बात समझ में? 1 फुट में कितनी इंच होती है? 12 इंच होती है। तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक प्रणाली कौन सी है और अंग्रेजी प्रणाली कौन सी है, ठीक है। तो अभी इसी के अनुसार ही आप लोगों को क्वेश्चन करना है कि मैट्रिक प्रणाली में नहीं आता तो ऑप्शन ए है किलोमीटर, मैट्रिक प्रणाली में आता है। मीटर मैट्रिक प्रणाली में आता है। सेंटीमीटर मैट्रिक प्रणाली में आता है। लेकिन जो इंच होता है वो मैट्रिक प्रणाली में नहीं आता। वो किस में आता है? वो आता है इंग्लिश प्रणाली में, अंग्रेजी प्रणाली में आता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके अनुसार अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी मापनी व्यक्त करने की विधि नहीं है? अब इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि मापनी व्यक्त करने की विधियां कौन सी है और इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो मापनी व्यक्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आप लोग देखिए, मापनी का प्रकथन, पहला ऑप्शन है मापनी का प्रकथन, यानी कि कथनात्मक मापनी। कथनात्मक मापनी मापनी प्रदर्शित करने की एक विधि है कि बोल करके बताया जाता है कि 1 इकाई बराबर 12,000 किलोमीटर या 12,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कथनात्मक मापनी होगी, ये विधि है भाई मापनी प्रदर्शित करने की। दूसरी है इसमें ग्राफी या आलेखी, ग्राफी या आलेखी। आलेखी मापनी भी क्या है? मापनी प्रदर्शित करने की एक विधि है। आप लोगों ने बनाया होगा 12th में ऐसे, ठीक है। और पहले वाले भाग कैसे भाग करते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गई? आलेखी मापनी है, ये भी मापनी प्रदर्शित करने की विधि है। ऑप्शन नंबर 3 है मैट्रिक विधि। मैट्रिक विधि, ये मैट्रिक विधि कोई मापनी प्रदर्शित करने की विधि नहीं है। ये मैट्रिक प्रणाली है जो किलोमीटर इंच में जो मापनी को प्रदर्शन किया जाता है, जो धरातल का प्रदर्शन किया जाता है, धरातल को जो मापा जाता है वो होता है मैट्रिक प्रणाली, ठीक है। जैसे किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मापनी प्रदर्शित करने की विधि नहीं है। ये कौन सी विधि है? ये दूरी मापने की विधि है, ठीक है। दूरी मापने की विधि है, मापनी प्रदर्शित करने की विधि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है आरएफ। ये भी क्या होती है? मापनी प्रदर्शित करने की एक विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया 15 के अंदर,
वो राइट आंसर हो गया कि मेट्रिक विधि मापनी प्रदर्शित करने की विधि नहीं है, ये दूरी प्रदर्शित करने की विधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सी प्रणाली को, कौन सी मापनी को क्षैतिज मापनी द्वारा दिखाया जाता है जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं। गौर से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सी मापनी को, ठीक है 16वां देखते हैं कि निम्न में से कौन सी मापनी, मापनी दे रखी है आप लोगों के सामने, निरूपक भिन्न, ग्राफी मापनी, आलेखी मापनी, कौन सी मापनी को क्षैतिज मापनी द्वारा दिखाया जाता है। किस मापनी द्वारा दिखाया जाता है? क्षैतिज मापनी द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं। कौन से चिन्ह होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक विभाजक चिन्ह। ये प्राथमिक विभाजक चिन्ह हो गए, ये जो प्राथमिक है ये प्राथमिक हो गए, और ये द्वितीयक चिन्ह विभाजक चिन्ह हो गए। तो ये कौन सी मापनी हो गई, तो ये पता लगाना है आप लोगों को। इसीलिए आप लोग देखिए, क्या निरूपक भिन्न ऐसे प्रदर्शित की जाती है ना, ऐसे प्रदर्शित की जाती है आलेखी मापनी। किस प्रकार की मापनी प्रदर्शित की जाती है? आलेखी मापनी प्रदर्शित की जाती है। और इसी मापनी का दूसरा नाम भी क्या है? ग्राफी मापनी। क्या कहा जाता है इसे? ग्राफी मापनी भी कहा जाता है इसे। कौन सी मापनी कहा जाता है? ग्राफी मापनी कहा जाता है। 16वां है ना, ग्राफी मापनी कहा जाता है, या इसे रेखिका मापनी भी कहा जाता है। रेखिका मापनी, ठीक है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो 16वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मतलब बी व सी दोनों, ग्राफी भी उसे ही बोलते हैं और आलेखी भी इसे ही बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम और क्या है? रेखिका मापनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्षैतिज रूप से मापनी प्रदर्शित की जाती है और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक विभाजक चिन्ह लगे हुए होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसमें देखिए निरूपक भिन्न भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो निरूपक भिन्न होता क्या है? तो मानचित्र पर दी गई दूरी और धरातल पर दी गई दूरी, उन दोनों दूरियों के बीच का जो अनुपात होता है, जो अनुपात प्रदर्शित करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? निरूपक भिन्न कहते हैं। परिभाषा देखिए इसकी, मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? निरूपक भिन्न के द्वारा। तो और एक चीज याद रखिएगा, निरूपक भिन्न को सार्वत्रिक विधि भी कहते हैं। सार्वत्रिक विधि, कौन सी विधि है ये? सार्वत्रिक विधि है, ये हर जगह यूज की जाती है। ठीक है, कहीं पर भी मैप बनाया तो कौन सी विधि यूज की जाएगी? सार्वत्रिक विधि, यानी कि निरूपक भिन्न को सार्वत्रिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, 16वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने कि एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाली मापनी के प्रकथन का निरूपक भिन्न क्या होगा? मापनी का प्रकथन क्या है? अब प्रकथन है कि 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाले, यानी कि 1 इकाई है उसको 4 मील में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकथन को अपन को क्या करना है? निरूपक भिन्न में बदलना है। निरूपक भिन्न में बदलना है। ठीक है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो इसकी जो है प्रोसेस वो देखिए आप लोग। ठीक है, किस प्रकार से बदला जाता है? तो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये किस में है? ये मील में है। इसका मतलब ये जो 1 इकाई होगी वो किस में आएगी? इंच में आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर क्या होता है? 63,360, सॉरी 1 मील बराबर, 1 मील बराबर कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। कितने होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। ठीक है, तो हमें किसे प्रदर्शित करना है? 1 इंच के अनुपात में प्रदर्शित करना है। किसके अनुपात में प्रदर्शित करना है? 1 इंच के अनुपात में प्रदर्शित करना है। कितने मील को?
4 मील को प्रदर्शित करना है। कितने मील को? 4 मील को प्रदर्शित करना है। 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360, 63,360 इंच। ठीक है, 1 इंच बराबर इसको 4 से गुना करेंगे तो आएगा अपन लोगों के पास 253,440 इंच, यानी कि 2,53,440 इंच अपन लोगों के पास आएगी 4 से गुणा करने पर। ठीक है, क्योंकि हमें कितना प्रदर्शित करना है? 4 मील प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब इसको निरूपक भिन्न में प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले इसको प्रकथन में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो प्रकथन लिखेंगे इसका 1 इकाई बराबर 1 इकाई 2,53,440 इंच को दर्शाता है। ये तो कथनात्मक मापनी होगी। अपने को पूछा क्या है? निरूपक भिन्न में बदलना है भाई। 1 इकाई 4 मील को निरूपक भिन्न में बदलना है। तो अब क्या करेंगे कि 1 अनुपात, निरूपक भिन्न कैसे लिखेंगे? अनुपात में लिखी जाती है, क्योंकि मानचित्र पर 2 दूरियां और धरातल पर उन्हीं 2 दूरियों के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? निरूपक भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 अनुपात 2, 5, 3, 4, 4, 0, और यही क्या हो गया? अपना राइट आंसर हो गया। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है 2, 5, 3, 4, 4, 0 वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये धरातलीय दूरी है और ये मानचित्र की दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, दे रखी है अपन लोगों को 1 अनुपात 2, 5, 3, 4, 4, 0। ये निरूपक भिन्न दे रखी है अपन लोगों को। मापनी के प्रकथन की मेट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने पर क्या प्राप्त होगा? मापनी की कौन सी प्रणाली व्यक्त करनी है? प्रकथन, और वो भी कौन सी? मेट्रिक प्रणाली। मतलब ये जो निरूपक भिन्न आएगी वो किलोमीटर, ये जो निरूपक भिन्न है वो इंच में ना हो करके सेंटीमीटर में है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल पर 2,53,440 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। मैट्रिक प्रणाली पूछी गई अपन लोगों को। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वो तो इंच में था, उसको छोड़ देते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कितना दे रखा है? 2,53,440 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निरूपक भिन्न है, केवल सेंटीमीटर नहीं लगाते हैं यहाँ निरूपक भिन्न में। अब इसको प्रकथन में बदलना है, और प्रकथन भी कौन सा? मैट्रिक प्रणाली में बदलना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको मैट्रिक प्रणाली में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 2,53,440 जो अपने पास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे किलोमीटर में बदलेंगे। ये इंच में दे रखा है, यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है? 2,53,440 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करना है। लेकिन हम इसे शॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं 1,00,000 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब देखिए इसके सामने, तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 बिंदु है तो 5 अक्षर छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 2.53,440 ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया 2.53,440। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ये अपने पास किलोमीटर में आ गई चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमने 1,00,000 का भाग दे करके इन सेंटीमीटर्स को किलोमीटर में बदल लिया। ठीक है, तो अब पॉइंट के आगे 2 शब्द लेते हैं, आप लोगों को पता है 2 वर्ड लेते हैं। ठीक है, 2 अक्षर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2.53 किलोमीटर। तो निरूपक भिन्न क्या हो गई? ये निरूपक भिन्न क्या? प्रकथन जो मापनी हो गई, यानी कथनात्मक मापनी, वो क्या होगी कि 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई, या फिर कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर,
या 1 इकाई, जैसे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में कोई सा भी इकाई नहीं दे रखा है, इसमें सारा सेंटीमीटर ही दे रखा है, तो अपन सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अगर वैसे दे रखा होता इकाई तो हम ऐसे लिखते हैं कि 1 इकाई 2.53 किलोमीटर को व्यक्त करता है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर लिख रखा है ऑप्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर 2.53 किलोमीटर को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। ये हो गया हमारा प्रकथन। इसीलिए ये जो 18वां है उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में ये चीज़? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से पीछे जाइए, बैक कीजिए 2-3 मिनट और इसे समझिए, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 18वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने कि एक आलेखी मापनी बनाने के लिए लगभग लंबाई कितनी ली जाती है। कौन सी मापनी बना रहे हैं? आलेखी मापनी बना रहे हैं। कौन सी वाली? ये वाली मापनी बना रहे हैं, ठीक है। आलेखी मापनी बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी भी RF है हम इसकी क्या करेंगे, इसमें प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो आलेखी मापनी बनाने के लिए लगभग लंबाई कितनी ली जाती है? जब हमारे पास डेटा सेंटीमीटर में हो तो हम जो लंबाई लेंगे इसकी, ये 10 सेंटीमीटर लेनी है, 15 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में हमारे पास डाटा हो तो हम इसकी लंबाई मान के कितने चलते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई मान करके चलते हैं? 15 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। लेकिन जब डाटा हमारे पास इंच में दे रखा हो तब हम इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच मान करके चलते हैं। कितनी इंच मान करके चलते हैं? 6 इंच मान करके चलते हैं। इसीलिए जो 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब ए व बी दोनों। और ये देख किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 19वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु को शून्य दिशा या आधार दिशा रेखा कहते हैं? हमें पूछा क्या है? शून्य दिशा, शून्य दिशा रेखा ये पूछी है, या फिर हमें पूछा है आधार दिशा रेखा, आधार दिशा रेखा। ये जो रेखा होती है वो किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो एक बात याद रखिएगा, मानचित्र पर ये दिशा दे रखी होती है, कौन सी? नॉर्थ वाली दे रखी है। ये जो आधार रेखा है ये शून्य दिशा रेखा है, ये आधार दिशा रेखा है। ये कौन सी दिशा को दिखा रही है, कौन सी दिशा की ओर संकेत कर रही है? ये उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? दिशा निर्धारण में आ गए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन कार्डिनल पॉइंट्स प्रधान दिग्बिंदु नहीं है? प्रधान दिग्बिंदु, दिग्बिंदु है, ठीक है। 3 ऑप्शंस में ये प्रधान दिग्बिंदु दे रखे हैं, कार्डिनल पॉइंट्स दे रखे हैं, कार्डिनल पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऑप्शंस देख करके ये बताना है कि कौन से ऑप्शंस में कार्डिनल पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन में कार्डिनल पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, प्रधान दिग्बिंदु नहीं दे रखे हैं। तो आप लोग याद रखना, प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। तो अब आप लोग ऑप्शन में देखिए कि कौन सा नहीं दे रखा है। उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम ये भी कार्डिनल पॉइंट्स हैं। लेकिन उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, जब ये तो हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब,
ये हो गया पश्चिम, ठीक है। लेकिन ये जो कौन सा दे रखा है अपन लोगों के, उत्तर पूर्व दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो ये कार्डिनल पॉइंट नहीं है, ये केवल एक दिशा है। जिन जो मुख्य कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनको बांटा गया है। जो कार्डिनल पॉइंट्स है कितने हैं, 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन उत्तर पूर्व कोई कार्डिनल पॉइंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन 4 है उत्तर और पूर्व, ये कार्डिनल पॉइंट्स है, लेकिन उत्तर पूर्व कोई कार्डिनल पॉइंट नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, कार्डिनल पॉइंट्स कितने हैं, 4, ठीक है। इसीलिए 21वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व कोई भी कार्डिनल पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। प्रश्न कैसे लगे, वीडियो तो चलो छोड़ो, प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। 22 नंबर है आप लोगों के सामने कि 3 लगातार इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी मापनी की रचना की जाती है। 3 लगातार इकाइयों को 3 लगातार इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी मापनी उपयोग में ली जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सरल आलेखी मापनी। सरल आलेखी मापनी में 2 ही इकाइयों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनका उपविभाजन किया जाता है। सरल आलेखी मापनी में उपविभाजन किया जाता है, कौन से खंड का, प्रथम खंड का। प्रथम खंड का उपविभाजन किया जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी, इसमें भी क्या होता है, 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है। कितनी इकाइयों को, 2 इकाइयों को। पहली वाली में सरल आलेखी मापनी में भी 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है, तुलनात्मक मापनी में भी 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के सामने, विकर्ण मापनी। ये जो विकर्ण मापनी है, इसमें लगातार 3 इकाइयों को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे किलोमीटर हो गया, ये जो मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इसी तरह मील हो गया, फरलांग हो गया, गज हो गया। इन लगातार इकाइयों को, 3 इकाइयों को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, किसमें, विकर्ण मापनी में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, विकर्ण मापनी में लगातार 3 इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी जो सरल मापनी है या तुलनात्मक मापनी में केवल 2-2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, आप लोगों के सामने दे रखा है वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी क्या होता है, तो वर्नियर मापनी जो होता है वो सूक्ष्म दूरियां मापने में यूज किया जाता है। कौन सी दूरियां, सूक्ष्म दूरियां। केवल इतना याद रखना है कि सूक्ष्म दूरियां मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मापनी कौन सी है, वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी, ठीक है, ठीक है। आर्य बात समझ, तो 22वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकर्ण मापनी। 23वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों के सामने कि राजस्थान के धरातलीय पत्रक का नंबर बताइए। धरातलीय पत्रक मतलब टोपोग्राफिकल शीट। टोपोग्राफिकल शीट, राजस्थान की शीट कितनी, कौन सा नंबर की है। और राजस्थान का ही क्यों पूछा मैंने, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम है तो राजस्थान का पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखिएगा। तो राजस्थान की जो टोपोग्राफिक शीट नंबर है वो आप लोग लिख लीजिए 45। कितनी है, 45। इसके अलावा दिल्ली की भी लिख लीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है अपने देश में, ठीक है, राजधानी है, तो इसकी भी आप लोगों को पूछ सकता है, 53। इसके अलावा कोलकाता, कोलकाता भी पूछ सकता है। कोलकाता की जो धरातलीय पत्रक संख्या है वो कितनी है, 79। इसके अलावा चेन्नई, चेन्नई का है 57। कितना है, 57। ये याद रखना है, राजस्थान का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोपोग्राफिकल सीट राजस्थान की कितनी नंबर की है, 45 नंबर की है, ठीक है। आ रही है बात, 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा संपूर्ण मेघाच्छन्नता के लिए उपयोग किया जाता है। संपूर्ण मेघाच्छन्नता, मेघाच्छन्नता मतलब संपूर्ण मेघाच्छन्नता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, मैं बना देता हूं, आप लोगों के सामने ऑप्शंस नहीं है, मैं ऑप्शंस बना देता हूं, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ये,
ठीक है, ये गोला है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये हैं 4 गोले, ऐसा दे रखा है। इसके अलावा है ये वाला, ठीक है, और इसके अलावा है ये वाला। तो अब इसमें से बताना है आप लोगों को कि संपूर्ण मेघाच्छन्नता को कौन सा दर्शाता है। तो देखिए आप लोग, ये जो चिन्ह है वो दर्शाता है फुहार को। किसे दर्शाता है? फुहार, फुहार चलती है ना, उसे दर्शाता है बरसात के रूप में। ये दर्शाता है आप लोगों के मध्यम बौछार, मध्यम बौछार, ठीक है। और ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है भारी वर्षा को। कौन से प्रकार की वर्षा? भारी वर्षा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये दर्शाता है संपूर्ण मेघाच्छन्नता को। तो ये चिन्ह ही आप लोग याद रखिएगा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक फरलांग में कितने इंच होते हैं? भाई एक फरलांग का पूछा है। किसका? एक फरलांग में इंच कितने होते हैं? कितने इंच होते हैं? तो ये इंच पूछा है अपन लोगों को। तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग, एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। 7,920 इंच होते हैं किसमें? एक फरलांग में। एक फरलांग कैसे निकालेंगे? एक मील में कितने इंच थे? 63,360। और एक मील में फरलांग कितने थे? 8 फरलांग। इसका मतलब 8 का भाग दे दीजिए इसमें। 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, बच गया 7, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 नाम 72, बच गया 1, 8 दूनी 16 और ये 0। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 25वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप लोग, 1-2 क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा धरातलीय दूरी को प्रदर्शित करता है? धरातलीय दूरी शुरू में ही बताया था मैंने कि कौन सा प्रदर्शित करता है धरातलीय दूरी को। तो एक तो ये है और एक ये है, मान लो, ठीक है, 1/63,360। तो ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर। तो अंश प्रदर्शित करता है मानचित्र की दूरी को, ठीक है, और हर प्रदर्शित करता है धरातलीय दूरी को, धरातलीय दूरी को। तो हर एक से प्रदर्शित करता है धरातलीय दूरी को प्रदर्शित करता है। 26वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों के 26 प्रश्न। अब ये देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये मैंने अलग से लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये दूरी मापन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि दूरियों को मापने की आवश्यकता किस प्रकार की रेखाओं में पड़ती है? दूरियों को मापने की आवश्यकता किस प्रकार की रेखाओं में पड़ती है? ना ही तो सीधी रेखा में कोई दूरी मापने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही विकर्ण में दूरी मापने की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती किस में है आवश्यकता? जब रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो, जब रेखाएं मार्ग टेढ़े मेढ़े हो, अव्यवस्थित हो, अव्यवस्थित हो, तब हमें दूरी मापने की आवश्यकता पड़ जाती है कि हाँ भाई ये कितनी लंबाई में घिरा हुआ है। अगर कोई चीज ऐसे दे रखी है मान लो, तो क्या आप लोग इसे बता सकते हो कि ये कितनी दूरी पर है? और अगर ऐसे कोई चीज है, इसका भी बता सकते हो आप लोग। ऐसे कोई चीज है, कोई मार्ग है, उसका भी बता सकते हो। क्या इसकी दूरी बता सकते हो कितनी दूरी में फैला हुआ है? नहीं बता सकते। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दूरी मापने की हमें आवश्यकता होगी। या तो हम कोई धागा लेंगे, मानचित्र पर कोई धागा लेंगे, उसको ऐसे बिछाएंगे, ठीक है, ऐसे उसके ऊपर ऊपर, और फिर उस धागे को सीधा करके उसकी लंबाई माप लेंगे, ठीक है। या फिर एक यंत्र होता है वक्र रेखा मापी यंत्र। कौन सा यंत्र होता है? वक्र रेखा मापी यंत्र। वक्र रेखा मापी यंत्र होता है,
उससे दूरी मापी जाती है, उसे क्या करते हैं, उसके पहियों को इन रास्तों पर घुमाया जाता है, उसके पहियों को इन रास्तों पर घुमाया जाता है, और जिससे क्या पता चल जाता है, हमें दूरी पता चल जाती है कि कितनी लंबी दूरी है ये, ठीक है। उसके पहियों को यहाँ पर रास्तों पे घुमाया जाता है। ठीक आ रही है बात समझ में? तो ये हो गई दूरी मापन में भी एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसीलिए जो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि टेढ़ी मेढ़ी या अव्यवस्थित रेखाओं में दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दूरियां तो इसमें भी मापी जाती है, सीधी मेढ़ विकर्ण में, लेकिन सर्वाधिक आवश्यकता अव्यवस्थित और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में ही मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली जो ज्योग्राफी से रिलेटेड MCQs की जो सीरीज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोगों को, आप लोगों का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, मैंने आप लोगों से जो पूछा था वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।